ओके। आज हम बेसिकली जो मैंने क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी के 8 सेगमेंट्स 8 इकोनॉमीज उसकी अ, आपके सामने पेश की थी, उस सीरीज का आज का आखिरी सेशन है। तो पहला सेशन जो हमने किया था वो बेसिकली किया था सोशल डेटिंग यानी कि अटेंशन इकोनॉमी पर। दूसरा सेशन किया था हमने हाउसिंग इकोनॉमी यानी कि प्रीपे रेंटल एनएफटी पर। तीसरा हैबिटेट इकोनॉमी यानी कि अर्बन विलेज पर किया था। चौथा सेशन हमने किया था कार्बन इकोनॉमी यानी कि रेजिलियंस बेस्ड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर। पांचवा सेशन जो हमने किया था वो बेसिकली किया था लर्निंग 2.0 यानी कि स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का फ्यूचर क्या होगा। और छठा सेशन जो हमने किया था वो बेसिकली था माइक्रो फैक्ट्रीज और रिपेयर रिसाइकिल और रेट्रोफिटिंग के ऊपर, मटेरियल्स इकोनॉमी के ऊपर। और सातवां सेशन जो हमने किया था वो था नेटवर्क स्कूल यानी कि गवर्नेंस इकोनॉमी के ऊपर। तो आज जो आठवां और इस सीरीज का आखिरी सेशन है वो है रिलेशनशिप इकोनॉमी पर। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए कॉशन, एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आज जो मैं चीजें कहने जा रहा हूं, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को वो चीजें बहुत अटपटी लगे और हो सकता है बुरी भी लगे। मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं। वो इसलिए कि हम जो क्रिप्टो के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि जो क्रिप्टो के अंदर आज हम सब लोगों की एक कलेक्टिव फेलियर हो रही है कि ये 4-4 साल का बियर फेज नहीं खत्म होता। इतनी बड़ी एसेट इकोनॉमी हमारे सामने पैदा हुई और इस एसेट इकोनॉमी को देखते देखते चोर उचक्कों ने, स्पेकुलेटर्स ने और करप्ट गवर्नमेंट्स ने कैप्चर कर लिया। और आज की तारीख में ऑल्ट कॉइन इकोनॉमी के लिटरली डेड होने का जो सबसे बड़ा कारण, हमने बहुत सारे कारण ढूंढे हुए हैं। हम कभी अमेरिका ट्रम्प को उसका कारण बता देते हैं, कभी स्टेबल कॉइन को उसका कारण बता देते हैं, कभी जियो पॉलिटिक्स को उसका कारण बता देते हैं। मैं उन कारणों के खिलाफ नहीं हूं, पर एक कारण जो हम खुद कभी नहीं बताते वो हम खुद हैं। क्यों? ये बात हमें आज समझने की जरूरत है। और क्रिप्टो की ग्रोथ क्यों नहीं हुई, इसका सबसे बड़ा कारण बाहर के लोग नहीं हैं, सरकारें नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, क्रिप्टो के अंदर ग्रोथ ना होने का कारण असल में, गहरे में अगर देखा जाए तो हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने अंदर झांक के उस तरह से देखा ही नहीं है कि हम क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो के टूल्स, क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो की सेंसरशिप रेजिस्टेंस, क्रिप्टो की परमिशनलेस इनोवेशन का सही इस्तेमाल कर सके। क्रिप्टो ने हमें एक मंजिल तक पहुंचा दिया। जैसे आप एक घोड़े को पानी तक ले जाएं, अरे भाई घोड़े को पानी तक तो ले गए, अब अगर घोड़ा पानी पीना नहीं चाह रहा तो किसका कसूर है? उस बंदे का जो कितनी दूर से घोड़े को पानी तक लेके आया है कि यहाँ जो पानी पी नहीं रहा है। अब हम वो पानी क्यों नहीं पी रहे हैं या वो क्या है उसकी पीछे की हकीकत, मैं आज उस हकीकत को आपके सामने खोलने जा रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि क्रिप्टो की हालत इस तरह से हुई है जैसे हम सब एक ऐसे किस्म के घोड़े हो गए हैं जिनके सामने पानी है
पर वो पानी पीना नहीं चाहते क्योंकि वो किसी और ही दुनिया में, किसी और ही बिलीफ सिस्टम में रह रहे हैं। ये बात हमें समझने की जरूरत है। तो आज मैं उस विषय पर बात करूंगा, इसीलिए मैंने जो ब्रॉड टाइटल है रिलेशनशिप इकोनॉमी, उसके अंदर का जो सब टाइटल है फ्रॉम पॉर्न एंड प्रोस्टिट्यूशन टू फ्रीडम एंड कोलैबोरेशन, कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिस दुनिया के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को गलत सही, मॉरल इमोरल, नैतिक अनैतिक के अलग अलग खाकों में बांटा हुआ है, और हम उन खाकों को, उन ढांचों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम खाकों को, ढांचों को बदलने के लिए नहीं तैयार हैं, तो सामने वाला जो दुश्मन है वो हमारी कमी को समझ लेता है और हमारी मूवमेंट की कमी को देख लेता है और उसके हिसाब से वो अपना रिएक्शन करता है। गॉट इट? आप सोचने वाली बात है खुद सो कि इतनी बड़ी एसेट इकोनॉमी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के साइज की एसेट इकोनॉमी को सडनली स्पेकुलेटर्स और गैम्बलर्स क्यों उस पर हावी हो गए? ये सवाल बहुत गहरा है और मैं चाहूंगा कि आप अपना गुस्सा, जो मैं बातें कहने जा रहा हूं, और अपनी अपनी नाराजगी या अपनी अपनी शिकवा शिकायत जब आप मुझे अपने सामने पेश करें, तो पहले खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो को गैम्बलर्स और स्पेकुलेटर्स ने क्यों कैप्चर कर लिया? ऑल्ट कॉइन वेव क्यों नहीं आई? ये सवाल बाहर का सवाल ही नहीं है, ये सवाल अंदर का सवाल भी है। ओके, ये है इस पूरे सेशन की भूमिका। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, मेरी इंटेंशन आपको आपको हर्ट करना नहीं है, पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर जो सिखाने वाला गुरु बैठा हुआ है उसके तो दर्शन कर लीजिए। मेरी बारी तो बाद में आएगी। चलिए, पहला सवाल कि हमारे सामने कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई। स्टेबल कॉइन आ गए, नॉन कस्टोडियल वैलेट्स आ गए, मेटामास्क आ गया, एक्सोडस आ गया, सेफपॉल आ गया, बड़ा ही आ गए, और बिना केवाईसी के हम इन वैलेट्स के जरिए लाखों करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। टोटल मतलब आज की तारीख में एक देश के एक हिस्से से दूसरे देश के दूसरे हिस्से तक पैसे भेजना, आप उसको लीगल इलीगल की बात है, अगर टेक्नोलॉजी और टूल्स के लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत ही आसान हो गया है। आप नाइजीरिया, ईरान, बांग्लादेश या बिहार, पटना के या लुधियाना, जलंधर के किसी इंसान के लेवल पर सोचें तो उसके लिए $1,00,000 या $10,00,000 या 2 करोड़ रुपया एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना अब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो सकती है और किसी बैंक पर, किसी इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्रिप्टो का इंफ्रास्ट्रक्चर। ना केवल ये, बल्कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, यील्ड जनरेट करना है, डिफाई के और टूल्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आज की तारीख में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप आवे में डाल सकते हैं, कंपाउंड में डाल सकते हैं, और भी बहुत जगह स्टेकिंग भी कर सकते हैं, और ऊपर से प्राइवेसी कॉइन्स भी आ गए। यानी कि प्राइवेसी कॉइन्स इतनी बड़ी आपको सिक्योरिटी देते हैं कि आप दुनिया के अंदर किसी को कभी भी कितनी भी अमाउंट भेज सकते हैं, और कोई भी सरकार ये नहीं जान पाएगी किसने किसको कितना अमाउंट भेजा। मतलब सोचिए कि टेक्निकली पेमेंट की दुनिया के अंदर जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आप लोगों की आजादी के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, पेमेंट्स की दुनिया के अंदर, लेजर्स की दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो सकता है आपकी आजादी के लिए, वो हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं पिछले 17 सालों में। अगर मैं मोटा मोटा 17-18 सालों में, 2008 से लेकर आज तक, इसके बावजूद भी हम 4 साल से ऑल्ट कॉइन की बियर वेव में हैं। ओके, सवाल है क्यों? एक जवाब जियोपॉलिटिक्स है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा।
दूसरा जवाब, डोनाल्ड ट्रंप या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी पूरा नहीं आया है अमेरिका में, वो भी है, मैं वो भी मान लेता हूँ। थोड़ा बहुत बुल वेव बियर वेव का साइकिल भी होता है, वो भी मान लेता हूँ, पर बुल और बियर वेव क्रिप्टो में कभी भी 3-3.5 साल का से ज्यादा का नहीं रहा है। अब ये 4-4.5 साल का बियर वेव हो गया। तो अब ये सवाल पूछना बनता है कि ऐसा क्या हुआ है कि हम लोग इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी क्रिप्टो को एक मेजर एसेट, बड़े लेवल पर, पब्लिक लेवल पर, पॉपुलर लेवल पर और रिस्पेक्टेबल लेवल पर नहीं बना पाए। ओके, और मैं ये मानता हूं इसका कारण हमारे अंदर है। आप क्रिप्टो के किसी भी व्यक्ति से बात करिए, जो बातें मैं आपके सामने आज कर रहा हूं, आप इस तरह की बातें किसी के साथ ना करते होंगे ना सुनते होंगे। क्यों नहीं करते, ये सोचने वाली बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि फिएट करेंसीज सिर्फ सेंट्रल बैंक्स नहीं होते, फिएट करेंसीज सिर्फ कमर्शियल बैंक्स नहीं होते, फिएट करेंसीज सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं होते। फिएट करेंसीज के पीछे एक बहुत बड़ा राइट और रॉन्ग, मॉरल और इमोरल, एक टैबू कल्चर होता है। और वो टैबू कल्चर जो होता है, वो कल्चर फिएट करेंसीज जानबूझ के पाल के रखती हैं। ऐसा क्यों है कि पॉर्न साइट्स जो हैं उनको बैंकिंग एक्सेस नहीं होती, प्रोस्टिट्यूट्स को बैंकिंग एक्सेस नहीं होती? क्यों? क्योंकि उसके पीछे उन्होंने एक टैबू कल्चर बिल्ड किया हुआ है। आज हम अपने आप को क्रिप्टो के बादशाह बोलते हैं, क्रिप्टो के बहुत बड़े भक्त बोलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमने मोरालिटी का कोई अपना कल्चर बनाया है? हमारा कल्चर, हमारा जो टैबू कल्चर है, वो तो फिएट वाला ही है। हम अभी भी उसी तरह से सोचते हैं। आप खुद से सवाल पूछ के देखिए, औरत और मर्द के रिश्ते को लेकर सिवाय लाइफ लॉन्ग मैरिज के अलावा हमने कौन सा एक मॉडल बनाया है? क्या क्रिप्टो के अंदर ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म है जो ये कहता है कि भाई औरत और मर्द का रिश्ता जो है वो सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर बांध के नहीं रखा जा सकता, उसके अंदर केयर सरप्लस भी चाहिए और कैश सरप्लस भी चाहिए। आज की शादियों में सिर्फ कैश सरप्लस है, केयर सरप्लस नहीं है। इसलिए मैन वुमेन कमिटमेंट की एक बेटर डेफिनेशन चाहिए। कोई बात नहीं करता। आज बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो 2.1 होना चाहिए, वो 1 से भी नीचे चला गया है। यानी कि लोग अब बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे। औरत मर्द के ऊपर जो शादी को मेंटेन करने का इतना ज्यादा प्रेशर है कि उन्होंने धीरे धीरे बच्चे पैदा करने की तरफ सोचना भी बंद कर दिया है। शादी तो फिर कोई कोई कर लेता है, उसके बाद बच्चे, अगर बच्चा करता भी है तो मैक्सिमम एक। आप सोच के देखिए कि जिस दुनिया के अंदर बच्चे पैदा बंद होने शुरू हो जाएंगे, वहां के स्कूल्स में क्या होगा, वहां की इकोनॉमीज में क्या होगा? आज डू यू नो, जापान के अंदर 30 साल से डिप्रेशन चल रहा है। साउथ कोरिया और चाइना में भी वो डिप्रेशन शुरू हो गया, और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि वहां फर्टिलिटी रेट 1% से भी कम है। क्या क्रिप्टो ने औरत और मर्द के रिश्ते के साथ जुड़ा जो बच्चे का सवाल है, उस पर कोई क्लियर कट पोजीशन ली है? क्योंकि हमने कैश की तरफ ध्यान दिया, केयर की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, जो औरतें सिंगल हैं, जिनका बच्चा नहीं है और वो शादी नहीं कर पा रही, तो मां बनना चाहती हैं, क्या कभी उनका दर्द आप लोगों ने सोचा है? क्या उनको जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में सोचा है? और दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक सिंगल मदर ने एक बच्चा कर लिया, तो क्या उस बच्चे की देखरेख के लिए क्रिप्टो का एक भी प्लेटफॉर्म, इथीरियम, बिटकॉइन, सोलाना, कोई माई का लाल सिंगल मदर किड्स के लिए कोई स्टैंड ले पाया है? सोच के देखिए।
कहीं लग तो नहीं रहा मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि जहां मैंने शुरुआत की थी कि भाई हम वो घोड़े हैं, क्रिप्टो हमें पानी तक तो ले आया पर अब हम पानी नहीं पी रहे। क्यों? हमारा जो टैबू कल्चर है वो फिएट वाला ही है। हमें कैश चाहिए, हमें फटाफट अमीर होना है, हमें केयर सरप्लस नहीं चाहिए। और अगर केयर नहीं होगी तो कम्युनिटी नहीं होगी। अब सोच के देखिए, 350 लोग मेरे ग्रुप में हैं, 350 लोगों में से कोई केयर के ऊपर सवाल ही नहीं पूछता। कम्युनिटी कैसे स्ट्रांग बन सकती है उस पर कोई सवाल ही नहीं पूछता। औरत और मर्द के रिश्ते को हम शादी के अलावा भी एक रिस्पेक्टेबल कमिटमेंट बॉन्ड में तब्दील कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। और फिर हम कहते हैं वे क्रिप्टो डाउन है, ऑल्ट कॉइन डाउन है। अरे भाई, क्यों डाउन है? क्योंकि जिस दुश्मन को खत्म करने के लिए, सेंट्रलाइज्ड एम्पायर को खत्म करने के लिए आपने क्रिप्टो को जन्म दिया था, उसी एम्पायर के बनाए हुए मॉरल टैबू कल्चर को आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। सोच के देखिए, हर चीज सिर्फ टूल्स और टेक्नोलॉजी सामने आने से नहीं हो जाती। आपके सामने पानी का तालाब है, आप अगर जंप नहीं करना चाहते तो पानी कहेगा ठीक है ना जंप करो, नहीं पीना ना पियो। बट द पॉइंट इज, कसूर किसका है? मैंने इस सेशन को जानबूझ के लास्ट सेशन क्यों रखा है? क्योंकि हमने केयर सरप्लस पर फोकस किया ही नहीं है। कम्युनिटी के नाम पर हमने सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशंस की और उस चक्कर में हम सब लोग फ्लॉप हुए। है ही नहीं कुछ कम्युनिटी नाम का। कम्युनिटी कैसे बनती है? कम्युनिटी तभी बनती है ना कि जब हमारे सामने औरत मर्द हमारे बच्चों के फ्यूचर केयर का कोई बात करे। और आज 90% यंगस्टर्स स्विगी, जोमैटो, रैपिडो के लिए काम करने पर मजबूर हुए हैं। क्यों? इसलिए आप ये मत सोचिए, आप 100 साल पीछे चले जाइए, जब अंग्रेज राज करते थे हिंदुस्तान पर, तो और आज की दुनिया को कंपेयर करिए। क्या कोई बहुत ज्यादा फर्क है? तब व्हाइट साहब थे, आज ब्राउन साहिब हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि क्रिप्टो कहने मात्र से आप फ्री नहीं होते। आपको उसके पीछे की जो फ्रीडम फ्रॉम टैबू कल्चर है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने पॉन के खिलाफ या पॉन के ऊपर क्या स्टैंस लिया, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर आपने क्या स्टैंस लिया? ऐसे उस समाज जो पॉन पैदा कर रहा है और प्रोस्टिट्यूशन पैदा कर रहा है, उस समाज के खिलाफ आपने क्या स्टैंस लिया, क्या पोजीशन ली? और अगर आप ये सोचते हो कि आपके पोजीशन ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो आपका दुश्मन है उसे पता है फिर आपकी कमजोरियां, वो फिर आपको किस तरह से पकड़ेगा, फंसाएगा, फिर आप बच नहीं सकते। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं कि ये जिन सेक्टर्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं, इन सेक्टर्स का साइज क्या है। मतलब आप सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन इकोनॉमी, प्रोस्टिट्यूशन इकोनॉमी है क्या? अरे भाई, एक इंसान की कुछ बायोलॉजिकल जरूरत होती है, इमोशनल जरूरत होती है। वो इमोशनल और बायोलॉजिकल जरूरत पड़ने के लिए वो किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट है। और अगर वो चीज उसको शादी से नहीं मिल रही है तो वो उसको पूरा करने के लिए कहीं जाएगा। और वो जहां जाके जिस इकोनॉमी से वो जरूरत पूरी कर रहा है वो प्रोस्टिट्यूशन इकोनॉमी है। मतलब ये ऑफिशियल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स है, $172 बिलियन ऑफिशियल कैलकुलेशन है। और ये रियल कैलकुलेशन इससे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। बट मैं आपको जस्ट उदाहरण के लिए थाईलैंड के ऊपर, थाईलैंड में उनकी सेक्स इंडस्ट्री 3 to 10% ऑफ नेशनल जीडीपी है।
अगर मैं दुनिया के अंदर टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी का 3% प्रोस्टिट्यूशन इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करूं, तो आज 110 ट्रिलियन का ग्लोबल जीडीपी है, और 3% का मतलब है $3 ट्रिलियन का ये जीडीपी होना चाहिए ग्लोबल लेवल पर। अब क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं हो सकता, वैलिडेट नहीं हो सकता, वेरीफाई नहीं हो सकता, बट मेरा मानना है कि लगभग 2-3% के आसपास इस इकोनॉमी का साइज है, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रलाइज, सब डिसेंट्रलाइज है, तो इसलिए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसके अंदर ये सिर्फ एक एक्ट नहीं होता है, इसके अंदर एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक एक एंसिलरी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, रियल एस्टेट होता है, ब्रॉथल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, मसाज स्टोर फ्रंट्स होते हैं, और ड्राइवर्स प्रोटेक्शन फी, और बहुत बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स वगैरह वगैरह, और ऊपर से जो एडल्ट एंटरटेनमेंट है। अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तो आप उस इकोनॉमी का साइज देखिए, और ये वो इकोनॉमी है जिसके अंदर कोई रिसेशन नहीं है, ये 12 महीने चलने वाली इकोनॉमी है। पर आप बता सकते हैं मुझे, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके कह सकता है कि क्रिप्टो के अंदर पिछले 5 साल, 2 साल, 15 साल जब से आप हैं, आपने प्रोस्टिट्यूशन को सही तरीके से कैसे ट्रीट किया जाए, क्रिप्टो में इसके ऊपर एक भी डिस्कोर्स, एक भी इन्फ्लुएंसर को बात करते सुना है? नो सर, नो। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि हमने बहुत गहरे में मान लिया कि हम क्रिप्टो वालों को फटाफट अमीर होने का हक है, हम इस रेस में भाग के आगे लग जाएं और बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और नतीजा ये हुआ कि जिस सेक्टर के अंदर क्रिप्टो की एडॉप्शन सबसे ज्यादा हो सकती थी, पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन में, वही सबसे कम हुई है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। जिन इंसानों को हमने अंडरग्राउंड इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी के अंदर धकेला हुआ था अपनी नैतिकता चलते, कि हम तो भाई पवित्र हैं, हमारी नैतिकता बहुत आसमान से ऊंची है, तुम धक्के खाओ रेड लाइट एरियाज के अंदर। इस इकोनॉमी के अंदर क्रिप्टो का एडॉप्शन बहुत बड़े लेवल पर हो सकता था। आप बताइए कि अगर ये एडॉप्शन हुआ होता तो प्राइवेसी कॉइन्स आज कहां पहुंचे होते? सोच के देखिए। और पिछले 6 सालों में, पिछले अगर 4-5 महीने छोड़ दिया जाए तो पिछले 6 सालों में प्राइवेसी कॉइन्स डूबे रहे हैं। क्या प्रोस्टिट्यूशन इकोनॉमी भी डूबी रही है? पॉर्न इकोनॉमी भी डूबी रही है? नहीं। तो कसूर किसका है? कसूर क्रिप्टो का है ना, क्रिप्टो के लोगों का है। तो अब वही घोड़े हो गए ना जो किनारे, मतलब पानी तक पहुंच गया, पानी नहीं पी रहा। क्यों नहीं पी रहा? क्योंकि वो एक खास किस्म के टैबू कल्चर का शिकार है। उसके इवेंट्स के अंदर औरतें नहीं आती हैं, उसकी जो एप्लीकेशंस बनती हैं वो औरतों के लिए नहीं बन रही हैं, वो प्रोस्टिट्यूट्स के लिए नहीं बन रही हैं। और देखिए इसका इसका डेप्थ देखिए कि इकोनॉमी कितने लेवल की है। आपको क्या लगता है कि थाईलैंड के अंदर जो औरतें सेक्स वर्क करती है वो मजबूर में करती है? नो। जैसे कोई और काम है वैसे सेक्स वर्क भी एक काम है, और वो आती हैं, एक उम्र तक काम करती हैं, और 40 साल की उम्र तक रिटायर होकर अपने गांव में एक बड़ा मकान लेके वहां रहती हैं, सारी उम्र नहीं करती हैं। उसको उसको करने का एक रिस्पेक्टेबल तरीका भी है, पर अगर हम उसको रिस्पेक्टेबल मानते हैं, सवाल ये है कि इस इकोनॉमी का इतना बड़ा साइज दुनिया के हर देश में है, और हमने इसी इकोनॉमी के अंदर हम क्रिप्टो की एडॉप्शन नहीं हासिल कर पाए। रीजन स्ट्रेट अवे बिलोंग्स टू अस। क्यों? क्योंकि हम एक टैबू कल्चर के शिकार हुए हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ लीगल कर दो,
अलग अलग तरीके से एक डिस्कोर्स बनाने की जरूरत है। और इस समय दुनिया में 3 किस्म के मॉडल चल रहे हैं। मैं तीनों मॉडल्स आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है नॉर्डिक मॉडल, जो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन का मॉडल है। उसमें क्या होता है कि सेक्स वर्क इज लीगल, पर अगर आप सेक्स वर्क के लिए बाय करते हैं तो वो इलीगल है, यानी कि डिमांड आप रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एक ये मॉडल है। दूसरा है फुल लीगलाइजेशन, कि जैसे किसी दारू की इंडस्ट्री को, सिगरेट की इंडस्ट्री को लाइसेंस दिया जाता है, वैसे ही प्रोस्टिट्यूशन को लाइसेंस दे दिया जाए और उनके ऊपर टैक्स रेवेन्यू, स्टेट कंट्रोल, लाइसेंसिंग वगैरह से रजीम डाल दिया जाए। और तीसरा है डीक्रिमिनलाइज, कि भाई जैसे नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्री है वैसे ही ये भी इंडस्ट्री है और इसको भी ग्रो करने का हक है, और इसके अंदर काम करने वाले लोगों के जो लेबर राइट्स हैं, जो मेडिकल सेफ्टी है या हेल्थ सेफ्टी है, उसका इंतजाम होना चाहिए। ये 3 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल जो है नॉर्डिक मॉडल, वो डिमांड को रिड्यूस करता है। दूसरा डिमांड को फॉर्मल इकोनॉमी का, एक नंबर की इकोनॉमी का हिस्सा बनाता है। और तीसरा सिंपल नॉर्मलाइज, की कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे कोई डिलीवरी बॉय है वैसे ही कोई सेक्स वर्क कर रहा है, मतलब लाइक दिस। और तीनों में टैक्स कम ज्यादा के अलग अलग मॉडल्स हैं। बट सवाल ये है कि ये डिस्कशन, मैं ये मानने को तैयार हूं कि प्रोस्टिट्यूशन कुछ मामलों में गलत हो सकता है, औरतों का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, मैं मानने को तैयार हूं। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये नॉर्डिक मॉडल भी गलत है, फुल लीगलाइजेशन मॉडल भी गलत है और डीक्रिमिनलाइजेशन भी गलत है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मैं ये मानने को तैयार हूं कि फुल लीगलाइजेशन गलत हो सकती है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं डीक्रिमिनलाइजेशन गलत हो सकती है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं नॉर्डिक मॉडल गलत हो सकता है। पर तीनों मॉडल गलत है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। वहां पर हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन का कोई ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अब सवाल ये है कि थोड़ी देर के लिए आप, अब जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखे हैं, आप उनसे परेशान हुए होंगे। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप से पूछिए कि आप परेशान इसलिए हो रहे हैं कि आपकी इमेजिनेशन एक खास तरीके से बनी हुई है। आप 5 मिनट का एक थॉट एक्सपेरिमेंट करिए, सिर्फ 5 मिनट का। और उस 5 मिनट के लिए अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में कहिए कि एक ऐसी दुनिया हो जहां पर पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन जैसा कुछ जरूरत ही ना पड़े, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, कि पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन जैसा कुछ हो ही ना। इंसान जैसा नेचर में आया है वैसा ही आराम से इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करे, जिसकी जैसी मंशा है। पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। तो सोचिए, जो आज लगभग 50 मिलियन लोग सेक्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कुछ नया काम करेंगे? वो इंटीमेसी थेरेपिस्ट बनेंगे, वो रिलेशन कोच बनेंगे, वो औरत मर्द के रिश्तों को जो डाइवोर्स की तरफ भाग रहे हैं। आज यंग लड़के लड़की की शादी होती है और उनको सेक्स कैसे करना उसके बारे में पता ही नहीं होता, इतनी बुरी हालत है। 20 साल की शादी के बाद औरत मर्द के बीच में सेक्सलेस मैरिज हो जाती है, औरत मर्द की जिंदगी में सेक्स खत्म हो जाता है। आप सोचिए कि अगर ऐसे लोग हमारे समाज में एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रह रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में सेक्स और एंटरटेनमेंट को लेकर जो एक खालीपन है, जो उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करता रहता है ना जाती, जबकि उनको सॉल्व होना चाहिए, उसके बारे में कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। आप देखिए लोगों की लोनलीनेस, शादीशुदा लोग ज्यादा लोनली हैं। अब ये बात पब्लिक में कोई कहता नहीं है। 45 की एज से 45 साल की उम्र से आगे के जितने औरत और मर्द हैं, उसमें से अगर मैं मिडिल क्लास मर्दों को देखूं, 45 से ऊपर के, 45 से 55 की एज के जो मिडिल क्लास मर्द हैं, उनकी जिंदगी में इमोशनल लोनलीनेस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, बट ये कोई बोलता नहीं है। आप खुद से अंदर झांक कर देखिए कि क्रिप्टो के किस बंदे ने इन विषयों के ऊपर आपके दुख दर्द को समझने की थोड़ी सी भी कोशिश की है। किस इंसान ने
सेक्स को एक इरोटिक इंटेलिजेंस के लेवल पर समझने की कोशिश की है? किस प्रोजेक्ट ने की है? किस जगह पर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की बजाय इंटीमेसी कॉमन, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां फूड कोर्ट बना होता है, किसी बड़े शहर में जाते हैं वहां एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना होता है, क्या ऐसी जगह नहीं बनाई जा सकती जहां इंटीमेसी कॉमन हो? एक बड़ा सा मान लीजिए 10 एकड़ का एक पार्क हो, वहां पर लोग मिलें, टच करें, हक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी लड़के लड़की का झगड़ा भी हो गया है या 2+1 का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, किसी लड़की का किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहां जाके आप सॉल्व कर ले भाई, क्यों नहीं हो सकता? अगर मनी को रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजुकेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमने उनके सॉल्यूशंस ढूंढे हुए हैं ना, तो सेक्स को लेकर भी तो प्रॉब्लम्स होंगी, उनके सॉल्यूशंस के लिए हमने स्पेस क्यों नहीं बिल्ड किया? सोचने वाली बात है ना। आज हमारे यंगस्टर्स, मतलब शादी तो छोड़िए, एक दूसरे अपोजिट जेंडर के साथ बात नहीं करते हैं। आप जिन पेरेंट्स के लगभग 20-20 साल के लड़के लड़कियां, आप उनसे बात करके देखिए, लोगों को दुख होता है, पर वो ऐसी प्रॉब्लम बाहर किसी डिस्कस ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्रिप्टो क्यों नहीं बोलता इसके बारे में? क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे भागता रहा। टूल्स तो बन गए, पर वो ये सोचना उसने बंद कर दिया कि समाज को बनाने के लिए फंडामेंटली मैन वुमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए। जब औरत और मर्द मिलके इक्वलिटी के साथ दोनों के फ्यूचर के लिए केयर सरप्लस जनरेट करेंगे, तो ही अच्छा समाज बनेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने सेंट्रलाइजेशन खड़ा करना है या डिसेंट्रलाइजेशन का एम्पायर खड़ा करना है, ये औरत मर्द की चॉइस है। अगर आप यही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन तो ले आएंगे, पर अगर आपने वो मैन वुमन का सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदला तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। और आप खुद से पूछ कर देखिए, बदलाव क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपने अपने घरों के अंदर औरतों के बारे में बात नहीं करी। आपने 45 साल की उम्र के बाद जो मियाँ बीवी के बीच में सेक्सलेस मैरिज हो जाती, उसके बारे में बात नहीं की। आपने 45 साल की उम्र के बाद जो मर्दों में, मिडिल क्लास मर्दों में जो डीप डिप्रेशन है, क्रॉनिक डिप्रेशन है, आपने उसकी बात नहीं की। आपने जो आज बहुत बड़े लेवल पर यंग लड़के लड़कियों के बारे में बात भी नहीं करते हैं, लड़कियों के बारे में, लड़कियों से बात करने की काबिलियत भी नहीं रखते हैं, आप उसके बारे में बात नहीं की। आपको जस्ट सोच के देखिए कि अगर हम ऐसा इंटीमेसी कॉमन्स जो 10 एकड़ का पार्क इस काम के लिए बना दिए, तो उस समाज में डाइवोर्स होगा। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि एक तरफ हम पॉर्न प्रोस्टिट्यूशन को बैन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे समाज में डाइवोर्स और लिटिगेशन बढ़ रहा है। सिर्फ अमेरिका में $50 बिलियन की डाइवोर्स इंडस्ट्री है, सिर्फ अमेरिका में। आप सोच के देखिए। देखिए, दुनिया में अंदर बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, पावर, सब चीजें मैं मानता हूं, पर हर चीज का फंडामेंटल सोर्स होता है औरत और मर्द के कलेक्टिव सोच। हमने वहां पर अपनी सोच का कौन सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये मैटर करता है। और इसके लिए मैं आपकी इमेजिनेशन के लिए आपको चुन चुन कर कुछ उदाहरणें देने जा रहा हूं। ओके? क्योंकि आज ये बातें आप करते नहीं है। डू यू नो, सबसे बड़ी लग्जरी गुड बिटकॉइन नहीं है, आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लो। सबसे बड़ी ट्रू गुड होती है किसी के साथ जीने की कला, किसी के साथ जीने की कला, जिसको मैं रिलेशनल इंटेलिजेंस बोलता हूं। आपने अपने बेटे के लिए $1 मिलियन इकट्ठे कर लिए और बेटा आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आपने अपनी वाइफ के लिए बैंक में $1 मिलियन इकट्ठे कर लिए, पर वाइफ आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो रिश्तों की खूबसूरती कैसे बचा के रखनी है, ये है ट्रू लग्जरी गुड।
बाकी सब बकवास है। आपका बिटकॉइन भी बकवास है और आपके डॉलर भी बकवास है और आपका रुपी भी बकवास है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम खुल के बात नहीं करते हैं, डरे हुए लोग हैं हम। वो जो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, जो गब्बर कहता है, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। मतलब मैं बिल्कुल पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहता, वरना वो डायलॉग के अगर हिसाब से देखा जाए तो हम भी कुछ वैसे ही हैं, डरे हुए लोग। और डरे हुए लोग बस इंतजार करते हैं कब क्रिप्टो की बुल वेव आएगी और ऑल्ट कॉइन का बियर वेव खत्म होगा। हम एक्शन में विश्वास नहीं करते, हम इंतजार में विश्वास करते हैं। इसीलिए क्रिप्टो के 90% प्रोजेक्ट्स के पास यूजर्स नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर्स, जबकि होना उल्टा चाहिए था, 90% यूजर्स और 10% इन्वेस्टर्स। सो थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक बात जो समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो हमेशा, ये प्रॉब्लम लोगों की हमेशा रही, नहीं ऐसा नहीं है। सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन, लव, मैरिज, रिलेशनशिप्स को लेकर मतलब जितनी हालत आज खराब है ऐसा नहीं था पहले। आप 2500 साल पीछे चले जाएं तो समाज में दो किस्म की औरतें हुआ करती थी। जो एक मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में होती थी, और एक जो घरों के दो किस्म की औरतें, एक जो घरों के अंदर डोमेस्टिकेटेड तरीके से शादीशुदा जिंदगी जीती थी, और दूसरी जो घरों के बाहर ओपन फ्रीडम वाली जिंदगी जीती। उसमें भी दो किस्म के वर्कर्स हुआ करते थे, एक को पौनाई बोला जाता था और एक को हिरेटिराई बोला जाता था। सोच के देखिए। और ये जो हेटेराई होती थी, इनका काम सिर्फ आपको सेक्स प्रोवाइड नहीं करना होता था, ये बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत पढ़ी लिखी होती थी, इंटेलेक्चुअल गार्डियंस होती थी, इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हुआ करती थी। और एक जो बहुत फेमस हेटेराई हुई है एथेंस शहर की, उसका नाम आस्पासिया था। पेरिसिकल जो उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था, वो उससे सीख सीख कर बेसिकली बड़ा थिंकर बना था। और इनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वेल्थ होती थी, ये इवन पब्लिक फंडिंग भी करती थी। सोचने वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में कि एक औरत हेटेराई है, उसका इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी और सेक्सुअल इंटीमेसी प्रोवाइड करना उसकी स्पेशलाइजेशन है, और हिंदुस्तान की वो टॉप 10 रिच वुमेन में आती है? क्या हम कह सकते हैं ऐसा कुछ? अरे नहीं 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 भाई भाई, नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई बड़े शुद्ध हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो विशुद्ध धार्मिक है, वगैरह वगैरह। सोच के देखिए कि जिस समाज ने आसपासिया को खड़ा किया था, उस समाज के अंदर सेक्स और प्रोस्टिट्यूशन को लेकर किस तरह की सोच थी। और केवल मतलब उसकी मैं एथेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिडिल सेंचुरीज में आ जाता हूँ, 16th सेंचुरी में। और आप वेनिस, इटली, आप देखिए वहां पर एक नया ट्रेंड था, उनको कहते थे कॉटिजियाना ऑनेस्ट। मतलब वो कोर्टिजान हुआ करती थी, वो राजा और बड़े बड़े जो स्टेट्समैनशिप के काम किया करती थी। और जो घरों में रहती थी औरतें, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पर ये जो कोर्टिजान्स होती थी ये हाईली एजुकेटेड होती थी, पोएट्स, म्यूजिशियंस, फिलोसोफर। और उसमें से जो सबसे वन ऑफ द फेमस वन, वेरोनिका फ्रांको, जो ऑथर भी थी। और वहां के राजा किंग हेनरी 3 को उसने होस्ट किया था। So what I'm trying to say here is कि जब औरत शादीशुदा नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो खराब होती है, उसका कोई सोशल फंक्शन नहीं है। उसका सोशल फंक्शन होता है प्रोवाइडेड हम मानने को तैयार हों, और इतिहास ऐसी उदाहरणें देता है। क्रिप्टो वाले क्यों नहीं बोलते इस पर? साइलेंट। और ना केवल यहां, बल्कि आप देखिए जापान में भी 18th सेंचुरी के अंदर
वो नवाबों की तरह रहती थी। जैसे हिंदुस्तान में तवायफों और देवदासी का ट्रेडिशन था, ऐसे ईडो जापान, ईडो यानी कि एक पर्टिकुलर रिजीम का नाम है, राजा के समय का नाम है। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि ये औरतें फैशन आइकॉन्स थी, और मतलब उन औरतों में से उनका एक रूल हुआ करता था, दो किस्म की होती थी, तायू और औरान। औरान किस्म की जो औरतें होती थी, उनकी कैटेगरी होती थी, ऐसी औरत को अगर आपने हासिल करना है तो 3 बार डेट करना पड़ेगा, और 3 बार डेट करने के लिए आप उसको उसको खुश करना पड़ेगा। और ये औरतें आपको रिफ्यूज भी कर सकती कि नहीं, नहीं करती हम तुम्हारे साथ काम, नहीं सोती तुम्हारे साथ, नहीं करती तुमसे बात। ये इतनी हाई स्टेटस हुआ करती थी। अब डायलॉग की, डिस्कोर्स की गहराई तो देखिए ना, ये था। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, मतलब ऐसी बहुत सारी उदाहरणें दी जा सकती हैं। और आज के न्यूजीलैंड के अंदर प्रोस्टिट्यूशन टोटली डीक्रिमिनलाइज है, टोटली। जैसे आप सेक्स वर्कर हैं वैसे ही आप डिलीवरी वर्कर हैं, जैसे आप टीचर हैं वैसे ही आप सेक्स वर्कर हैं, जैसे टीचर होने के नाते आपके राइट्स हैं वैसे ही सेक्स वर्कर होने के नाते आपके राइट्स हैं। वो लोग भी इंसान के, बाकी इंसानों की तरह समाज में वैसे ही रहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ इन न्यूजीलैंड। उनकी अपनी अपनी एजेंसीज हैं, कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, और वहां ऐसा कुछ नहीं है कि मिडिल मैन आगे सब कुछ राज करेगा। अपनी अपनी उन्होंने कॉपरेटिव बनाई हुई है, और अपने कमाई का वो सारा हिस्सा अपने पास रखती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक समाज का मॉरल कल्चर या टैबू कल्चर के ऊपर जैसा पोजीशन होता है, उस समाज का फ्यूचर भी वैसा ही बनता है। तो क्रिप्टो को अगर मैं एक समाज मान लूं, तो उस समाज के अंदर जैसा टैबू कल्चर होगा वैसी ही क्रिप्टो की एडॉप्शन होगी। और आज क्रिप्टो पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन कंज्यूम करने वाले लोगों की दुनिया में भी एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, ना होने दी। सोच के देखिए। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, चुप भी रही होंगी, बट ये इस सीरीज का लास्ट सेशन है। तो अब मैं लास्ट पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि अब आप कहेंगे साहब ठीक है, अब गलती जो हो गई, इसका हल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर हमें अपनी गलती को सुधारना है, तो मैं आपके सामने कुछ आइडियाज थ्रो कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें से सारे आइडियाज परफेक्ट आइडियाज हैं। आइडियाज ट्राई करते करते ही बेहतर होते हैं, स्टेबल और मेच्योर प्रैक्टिस में तब्दील होते हैं। क्या हम फीमेल यूजर्स के लिए एयर ड्रॉप्स नहीं रिजर्व कर सकते? कि अगर हमने मान लीजिए 20% एयर ड्रॉप करना है टोटल टोकन इकोनॉमीज का, वो 20% का 5% हम फीमेल्स के लिए रिजर्व कर दें, उसके लिए वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम रख दें। क्या हम यील्ड बर्न करते हैं? एम राइट? इथीरियम भी बर्न कर रहा है बेस फीस, पॉलीगॉन भी बर्न कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बर्न कर रहे हैं। बर्न का मतलब क्या होता है कि आपने वो जो फीस इकट्ठी हुई वो एक ऐसे एड्रेस पर भेज दी जिस एड्रेस से वो वापस नहीं आ सकती, बर्न हो गई। 30% बिटकॉइन ज़ॉम्बी कॉइन्स बन चुके हैं जो बेसिकली बर्न है। ओके, क्या ये जो बर्न हो रहा है ये सिंगल मदर्स के लिए रिजर्व नहीं हो सकता? सोच के देखिए। एनीबॉडी, कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर? सिंगल मदर्स के लिए यील्ड या एयर ड्रॉप रिजर्व क्यों नहीं हो सकता? सौम्य। जी हर सर बिल्कुल बन सकता है, मगर वही है ना कि ये
मतलब वो सोच लाना जरूरी है जो आप कह रहे हो, क्योंकि आज आप जो भी कह रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें चाटे पे चाटे मार रहा है। मतलब ऐसी चीजें नहीं, सच बात है, क्योंकि मतलब मतलब पिछले सेशन में भी आपने जब कहा था कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे, लेकिन आज जो बातें आप कह रहे हो ना, कि इतना हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी बातें इस तरह से भी सोची जाती हैं, तो नजरिया बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। और आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि क्रिप्टो के अंदर फंडामेंटली एक ही चैलेंज है ना, एडॉप्शन। एडॉप्शन कब होगा? एडॉप्शन तो तब होगा ना अगर आप जिनको एडॉप्शन लेना है आप उनके लिए सोचे। आपने डाउ मॉडल बना दिए, क्या ढांचे बना दिए, टूल्स टेक्नोलॉजी पता नहीं कमाल बना दिए। अरे किसके लिए बनाए हैं? किस सोच से बनाए हैं? आप हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया भर में होमलेसनेस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर यंग लड़कियां जो अपने घर से दूर जॉब करने के लिए, नौकरी पेशे के लिए आना, काम करना चाहती हैं, उनको एक ठीक ठाक वर्किंग प्लेस अफोर्डेबल तरीके से नहीं मिलता है। मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो सिडनी में काम करती है। सिडनी के अंदर एक सिंपल सिंपल फ्लैट, सिंपलेस्ट फ्लैट $2400 से कम का नहीं अवेलेबल है, और वहां एवरेज सैलरी $4500 है। अब सोच के देखिए, जो $4500 कमाता है वो $2400 का किराया दे सकता है, और वो जो सिक्योरिटी और वो सब एडवांस देना वो अलग है। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि क्या अगर वर्किंग वुमेन के लिए हम कम्युनिटी हाउसिंग, आज 200 मिलियन, मतलब ये पीछे मोनाड ने क्या आईसीओ किया, हाँ, और बहुत बड़े बड़े आईसीओ होते हैं। हम मार्केट कैप की बात करते हैं। हम जब मार्केट कैप करते हैं, जब मान लीजिए कॉइन कॉइन 100 गुना बढ़ गया, तो क्या ये पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती कि उस कॉइन का 2%, 5% एक ऐसे रिजर्व में डाल दिया जाए जिसका पर्पस ही वर्किंग वुमेन के लिए कम्युनिटी हाउसिंग देना हो? या कनेक्शन सेंटर, जैसे मेरे से अगर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो कनेक्शन सेंटर क्यों नहीं हो सकते भाई मेरे? कि माई सोलाना ने बैंगलोर के अंदर कनेक्शन सेंटर खोला है, 10 एकड़ का पब्लिक पार्क है, वहां पर कोई पुलिस वाला अलाउड नहीं है। सोच के देखिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बदलेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हमने वही मर्द औरत पर राज करेगा भाई बस। अरे भाई, मर्द औरत पर राज करेगा जो मॉडल है, वो मॉडल अपने आप में ऑब्सोलीट मॉडल है। कोई राज किस पर नहीं कर सकता। फंडामेंटली कंट्रोल का मतलब क्या होता है? राज करना। अरे भाई, मान लीजिए सेंट्रलाइज बैंक आप पर राज नहीं करता, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट आप पर राज नहीं करते, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पार्टीज आप पर राज नहीं करती, ठीक है, वो बात समझ में आ गई। उसके तो आपने उसको काउंटर करने के टूल्स बना लिए। पर ये जो मर्द औरत के बीच में आपने हिरार्की बनाई हुई है, इसका क्या करेंगे? एंड वी हैव बीन कॉट नेकेड। क्रिप्टो वाले लोगों को लिटरली इस 4 साल के बियर फेज ने गले से पकड़ लिया है। और बैंकर्स और ये स्टेबल कॉइन वाले और ये जो सरकारें हैं बहुत खुश हैं। वो कहते हैं इन सालों को मरने दो। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही अपने समाज में अपने लिए इज्जत नहीं बिल्ड की, आपने अपनी एक स्टेकिंग क्लास नहीं बिल्ड की जो आपके साथ खड़े होंगे। मैंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर एक ओथ ऑफ सतोशी एक फीचर डाला हुआ है जो सिर्फ औरतों के लिए है, कि जो औरतें ओथ ऑफ सतोशी लेंगी उनके लिए एक लाइक पर 3 टोकन है। कोई बात ही नहीं करता। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपके गूंगे रहने से क्रिप्टो का भला हो जाएगा, आपके 2-4 क्रिप्टो के वीडियो देखने से क्रिप्टो का भला हो जाएगा, या 2-4 लाख आप कहीं से इन्वेस्ट करके क्रिप्टो में बैठ जाएंगे तो क्रिप्टो का भला हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला।
आप कभी भी एक बैंकर को देखते हैं, एक बैंकर जब एक प्रोडक्ट बनाता है ना, तो वो आईपीएल पे जाके ना 10 करोड़ का स्लॉट लेता है और एड चलाता है, करोड़ों लोगों को 100 बार वो एड दिखाता है, वो शोर डालता है, समाज में शोर डालता है। क्रिप्टो वाले क्या कर रहे हैं? उनका एड कहां जा रहा है? सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, प्लीज गो हेड। एनीबडी? भैया आज जरूर बात सर करिए। सर आप अभी जो बोल रहे थे कि मतलब जो कैटेगरीज हम बनाते हैं टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें हम चैरिटी के लिए भी कभी कभी कैटेगरी रखते हैं कि कोई चैरिटेबल वर्क हो गया या फिर कभी कोई डिजास्टर हो गया। जैसे हमने शायद 2021 में या 2020 में देखा था कि कोविड के लिए भी रिलीफ फंड बनाया गया था। तो बिल्कुल उसी तरह से आप जो कह रहे हैं कि इसी तरह का एक कैटेगरी ये भी बन सकता है सिंगल मदर्स के लिए, या फिर हाँ, सिंगल जो रहना चूज करती हैं अपने आप से उनके लिए। आप सौम्य, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आज की तारीख में पॉलीगॉन कहने को बहुत सक्सेसफुल कॉइन है, विदाउट प्राइस, एक्टिविटी के लेवल पर। सोलाना बहुत एक्सेसिबल कॉइन है, पर सबके प्राइसेस डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि मार्केट मेकर्स को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को पता है कि इनके पीछे यूजर नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए ये इनके, और आज की तारीख में एक डेटिंग एप्लीकेशन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अगर हम सिंगल मदर्स के लिए एक डेटिंग ऐप बनाते हैं और उन सिंगल मदर्स के लिए उसका सालाना की यील्ड का 10% पर डे उन सिंगल मदर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप सोच के देखिए कि उस ऐप की पब्लिक एडॉप्शन कहां जाएगी। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। जिस दुनिया में जी हाइपर सर, लिक्विड मतलब या पॉली मार्केट या कलशी के ऊपर रोज के 10-10 मिलियन यूजर बैठ के सुबह से लेकर शाम की तरह पागलपन में लगे रहते हैं, अपना ट्रेड मेरा ठीक बैठ जाए, मेरा ठीक बैठ जाए। जिस दिन वहां उस सेक्टर के अंदर औरतों की एडॉप्शन होएगी, आप आज हमने रोका, एक प्रोडक्ट बनाया है, फ्लोटिंग मैरिज प्रोडक्ट। मुझे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर ने इसलिए प्रमोट नहीं किया कि सर ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। मैं क्रिप्टो के बंदे जो डिफाई एप्लीकेशंस की मशहूरी कर रहे हैं, परपेचुअल्स की मशहूरी कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि हमारे संस्कारों के खिलाफ है। क्रिप्टो जी हिपोक्रेसी का जी गढ़ सर। है, अड्डा है। जी सर, जी सर, हमें ये सबसे पहले मानना होगा कि क्रिप्टो इन इटसेल्फ इज अ रेवोल्यूशन। तो अगर हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं फिर तो हमें हर सेक्टर में रेवोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी ना, ना कि सिंपल। जो हमारे इंटरेस्ट का है। एनीबडी एल्स? वही बात है सर। सौरभ, आज आप बिल्कुल शांत हैं। मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें बहुत बुरी लगी होंगी। सर मेरे को एक्चुअल में दिस वाज वन ऑफ द आई ओपनिंग वन सेशन। सो सर मेरे बड़ा बड़ा एक विचित्र सा मतलब सवाल पैदा हो रहा था मेरे इसमें, जो आपने सिंगल मदर्स का कहा कि सिंगल मदर्स को हम ये दे के, पैसे दे के कुछ भी खड़ा कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन दे सकती है। तो सर अगर ड्रॉप डी में भी हम, अगर हम ड्रॉप डी की बात करें बेसिकली, तो फिर सर हमें, जैसे आपको मना कर दिया, 2-3 बंदों ने मना कर दिया कि यार हम आपकी वो नहीं दे सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या ड्रॉप डी को भी फिर एक मतलब कि मेंटली चीजों से लड़ना पड़ेगा इंडिया में? क्योंकि इंडिया में तो सेक्स इज अ वेरी प्राइवेट थिंग, तो वो कोई खुल के बात करना ही नहीं चाहता है। देखिए देखिए तो सौरभ, सौरभ, ये हाँ जो जी। चीजें हैं, ये मैं पिछले कई सालों से इन चीजों पर लड़ रहा हूं।
मुझे उस लड़ाई की टेंशन नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक हियर इज, और मैं उस लड़ाई को करने, अगर मुझे वो लड़ाई ना करनी होती तो मैं ये क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी और ये सेशंस करता ही ना, सीधी सी बात है। मैं ये, अगर बिटकॉइन की यात्रा आसान नहीं थी, इथेरियम की यात्रा आसान नहीं थी, तो ड्रॉपडी की भी यात्रा आसान नहीं होगी। पर आज बिटकॉइन क्यों खड़ा है, उसके पीछे कम्युनिटी खड़ी है। इथेरियम क्यों खड़ा है, उसके पीछे कम्युनिटी खड़ी है। चाहे वो 1% क्यों ना, पर वो खड़े हैं, वो प्राइस के कारण नहीं खड़े हैं। मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं ड्रॉपडी के अंदर बिटकॉइन ऑफ डेटिंग एप्स बना रहा हूं। जिस दिन मेरे पास वो कम्युनिटी बेस बन गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। द इश्यू हियर इज, सिंपल रास्ता तो मैंने चूज ही नहीं किया। 5 साल तो मैंने व्हाइट पेपर लिखने में लगाए, उसके बाद 2-2.5 साल से हम प्रोडक्ट बिल्ड और टेस्ट कर रहे हैं। अभी भी हम अल्फा टेस्टिंग के फाइनल फेज में हैं, हम बीटा शिफ्ट करेंगे। बट क्योंकि मार्केट स्थिति इस समय ऐसी है कि इस समय जो हमारा एक्चुअल यूजर बेस है वो बहुत बुरी हालत में है। खैर वो सेपरेट इशू है। वी आर हियर टू लॉन्च, बट द पॉइंट हियर इज, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं एक टाइम लेते हैं। और मुझे पता है कि ये बातें जो मैं आज आपके सामने कर रहा हूं, अगर कल को मैं टोकन 2049 में दुबई में बोल रहा हूँ, तो आज एक भी वीसी से मुझे $1 मिलियन की फंडिंग मिल गई और मैं टोकन 2049 में स्पीकर सेशन में खड़ा होकर बोलने में कामयाब हो गया, तो आज जिसको एक बार रोका लोगों को समझ में आ गया, तो टोकन प्राइस कहां जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होती है और फर्स्ट मूवर फ्रिक्शन भी होता है। अभी हमारा काम है फ्रिक्शन झेलना। अब सोच के देखिए, वो दिन 2012 के लास्ट से लेकर 2016 तक 3-4 साल बिटकॉइन $200 के बीच में घूम रहा था। $200। और मैं अपने घर वालों को कहता कि बिटकॉइन खरीद लो, 10, 20, 50, 100 खरीद के रख लो, ये उम्र भर की इन्वेस्टमेंट है। मेरे अपने भाई मुझे पागल कहा करते थे, तूने, वो कहते थे तू तो खुद पागल है, तू हमारे बच्चों को भी उनका दिमाग खराब कर रहा है। मुझे अपने घर में गालियां पड़ती थी। तो सोचिए कि मैं अब 54 साल का सफेद बाल वाला आदमी हूं, मैं आपको, आपके साथ ये विषय पर डिस्कस कर रहा हूं और मुझे भी पता है कि गालियां पड़ेंगी पड़ेंगी। और ये वीडियो रात को इंटरनेट पर चला जाएगा, हो सकता तब भी गालियां पड़े। कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ के मेरे वीडियो को कहे कि साला ये आदमी का बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार वीडियो के नीचे डाल देते हैं कि बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। सर मैं ना एक नए यूजर की तरह सोच रहा हूँ, मतलब लाइक जैसे मैं ड्रॉपडी को नहीं जानता था पहले, जैसे इनिशियल फेज से स्टार्टिंग करी है या कुछ कर रहा है। इतने दिन कम्युनिटी में रहने के बाद सर, इतने दिन बातें करने के बाद, ये चीजें करने के बाद, आज लास्ट सेशन में मेरे को ड्रॉपडी का एक्चुअल में पोजीशनिंग समझ आई कि आप इसको कहाँ पे पोजीशन करना चाह रहे हो। मेरे ख्याल से मतलब मैक्सिमम ऑफ द पीपल वहां पर क्या करेंगे, इसको एज अ नॉर्मल को डेटिंग ऐप लगा के, क्योंकि ड्रॉप डी डेटिंग ऐप हमने डाला है अकेला, उसके अंदर भी आप अगर आप डाल रहे हो वहां पे, तो हम इसको प्लेसमेंट सर क्या सही कर रहे हैं इसको एज ए ओनली डेटिंग ऐप, मतलब जैसे आपका जो विजन है वो अब जाके मेरे को क्लियर हुआ है सर, इतने दिनों बाद जाके शायद से मैंने स्टडी मेरी कम होएगी या कुछ होएगा, बट देखिए सौरभ, वो एक, बीइंग ऑनेस्ट, नहीं सौरभ, पहली बात तो अभी हमने ड्रॉपडी का फॉर्मल रोल आउट शुरू नहीं किया है, तो इसलिए मैं उस विषय पर अभी सीधे बात नहीं कर सकता। क्योंकि ड्रॉपडी के रोल आउट के अंदर हम बहुत एक किस्म का चैलेंज ही ले रहे हैं। हमने मल्टीपल किस्म के चैलेंजेस पर हम काम करेंगे। उसमें एक फीचर नहीं है सोशल डेटिंग, हम उसके अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, ओथ ऑफ सतोशी भी है, रोका भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो ड्रॉपडी एक मैसेज नहीं है, विजन बड़ा है। उस विजन के अंदर 5-7 मैसेजेस को हम रोल आउट कर सकते हैं पब्लिक के अंदर। और इसीलिए मैंने उसके अंदर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग और डिसेंट्रलाइज इन्फ्लुएंसर वाला मॉडल लिया है। हमारा टोटल रेवेन्यू का 10% सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को जाएगा और 36% रेवेन्यू सिर्फ यूजर्स को जाएगा। तो वो मॉडल एक बार जब ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये आज का सेशन ड्रॉपडी के ऊपर नहीं है।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है कि जो ड्रॉप डी का विजन है वो विजन सिर्फ ड्रॉप डी के लिए नहीं है। ये आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये सोलाना के ऊपर भी इंप्लीमेंट की जा सकती है, इथेरियम के ऊपर भी की जा सकती है, पॉलीगन के ऊपर की जा सकती है। आप सोच के देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। आज आईसीपी जो पहले डिफिनिटी होता था, ठीक है, $700 से आज $7 भी नहीं है, 99% डाउन। ठीक है, आप कार्डानो देख लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आज मैं कार्डानो के फाउंडर से डायरेक्ट बात करूं कि भाई अपना टैबू कल्चर बदल, संदीप नेलवा से बात करूं अपना टैबू कल्चर बदल, आपके अंदर जो सोच बैठी हुई है कि भाई ये टैबू है, तो ये उनके अंदर भी तो है। आप सिर्फ ड्रॉप डी के बारे में मत सोचिए। अगर आप समाज के अंदर सिंगल मदर्स के, डू यू नो सिर्फ इंडिया के अंदर 25 से लेकर 35 साल की उम्र की लगभग 70 मिलियन, 7 करोड़ औरतें हैं जो सिंगल हैं, जिनके शादी होने के चांस नहीं है, चाइल्डलेस है। I'm well aware of these things, sir. Trust me, like मैं बहुत ज्यादा पिंच होता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि शादी के बाद लड़की को पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि तेरा घर वो है, राइट? और वो छोड़ देते हैं कि जब वहां से छुटती है तो उसका घर वो भी नहीं रहता है, बच्चे को वो Yes. छोड़ नहीं सकती है, राइट? तो दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। लाइक आई बीन इनटू सम प्लेसेस लाइक जहां पर मैंने 2-4 फ्रेंड्स की अपनी हेल्प करी, जिनको कि मैंने उनको बिजनेस छोटा मोटा शुरू करवाने के लिए, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई बेकर हो गया, शॉप होगी, या कुछ ऐसा होम बेकर स्टाइल हो गया, तो दे आर फीडिंग देयर चिल्ड्रंस राइट नाउ, राइट? बट ये बहुत बहुत एक चैलेंजिंग चीज है सर, और ये बहुत Yes. बहुत एक मतलब कि स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि बहुत स्किलफुल बंदे भी हैं सर इसमें, एजुकेटेड Yes. बंदे भी हैं इसमें, जो कि Very अपने well. आप को इमोशनली मतलब कि खराब हाँ करके वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आज की हाँ डेट में, वो सिर्फ इस हाँ इसमें। इसीलिए इसीलिए फॉर एग्जाम्पल हमने रोका बनाया एक प्रोडक्ट। मान लीजिए कल को सौम्य एक डेटिंग ऐप बनाता है, जिस डेटिंग ऐप में रोका में टोकन की बजाय प्री पे रेंटल एनएफटी गिफ्ट होता है, और वो किसी रियल एस्टेट डेवलपर के साथ फंडिंग का बात करके प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। क्या ये बहुत मुश्किल काम है सौम्य कि एक डेटिंग ऐप बनाना जिसमें लड़का लड़की को प्री पे रेंटल एनएफटी दे साल भर का? जी नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, आरडब्ल्यू टोकनाइजेशन भी होगी और डेटिंग भी होगी, यस, दोनों फिट हो गए। मैं आपको सिर्फ ये दोनों काम बताने, हो गए एक साथ। हाँ, आप जो मैं क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी बता रहा हूं, अगर आप इन 8 इकोनॉमीज को ऐसे इकट्ठा सिम्बियोसिस के फॉर्म में देखेंगे, तो क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा कसूर फाउंडर्स की खुद की सोच है कि वो टैबू कल्चर के अंदर फंसे हुए हैं, वो केयर सरप्लस के मॉडल में नहीं सोच रहे हैं। और सर जी, यस, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ये ड्रॉप डी के अलावा और एक सेक्टर का कॉइन भी ला रहा हूँ बोल के, कोई आपने अनाउंस किया था लास्ट टाइम कि और एक सेक्टर का भी कॉइन लॉन्च होने वाला है बोल के। देखिए वो मैं आरडब्ल्यू के साथ वो प्री पेरेंटल एनएफटी की ही बात कर रहा था कि सर मैं ये कह रहा हूं कि सोशल डेटिंग के असल में अटेंशन इकोनॉमी और अटैचमेंट इकोनॉमी है। मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूं कि जैसे मैरिज एक अटैचमेंट इकोनॉमी है, क्रिप्टो का इस्तेमाल करके आज आप उस अटैचमेंट इकोनॉमी के नए फॉर्म्स बना सकते हो, जहां रोका में आप टोकन डीआरपीडी की बजाय वहां पर प्री पे रेंटल एनएफटी बना सकते हो। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि अगर रोका फ्लोटिंग मैरिज बिफोर फुल मैरिज का लॉजिक बनाया जाए, तो 100 मिलियन रोकेस पर ईयर हो सकते हैं, और जो आप प्री पे रेंटल एनएफटी आरडब्ल्यूज का इस्तेमाल होगा वो कितने बड़े लेवल का होगा। प्रॉब्लम इज लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑफ केयर सरप्लस। मैं लास्ट एक और सवाल ले सकता हूं, देन वील क्लोज। एनीबॉडी? सर तो जितना मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे एक बेटर सोसाइटी के लिए बैलेंस होना जरूरी है, तो
हमें इस फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इनकरेजमेंट देने के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और हाँ, और सर जैसे हम सिंगल मदर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें सारे कैटेगरीज फिट करने पड़ेंगे। डिवोर्स्ड हो गया, या फिर विडोज हो गए, या फिर जो बाय चॉइस। तो वही मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर ये जो प्री पेरेंटल एनएफटी की भी आप बात कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पे अगर आप एक अलग से सेशन रखें तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी मतलब समझना चाहता हूँ मैं, वो जो अगर बाकी लोग भी इंटरेस्टेड है। जो सेकंड सेशन है प्री पेरेंटल एनएफटी का, वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, सेशन नंबर 4। वो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल है ऑलरेडी। देखिए, जो क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी का मैंने आज आपके सामने 8 घंटों का सेशन कंक्लूड किया है। ओके, 8 मतलब 8-10 घंटों का लगभग। तो ये 10 घंटे का सेशन 50 घंटों में भी बदला जा सकता है, एक एक विषय पर और डिटेल हो सकती है। ओके, द पॉइंट हियर इज कि अगर 10 घंटे का सेशन डिजाइन करने में समय लगा है, एनर्जी लगी है, उसी तरह से 50 घंटे का सेशन डिजाइन करने में समय लगेगा, एनर्जी लगेगी। What I'm trying to say here is कि क्रिप्टो के लोगों को अपने टैबू कल्चर से बाहर आना होगा। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो क्रिप्टो के अंदर आप बुल वेव और बियर वेव का बीच के इंतजार के बीच में ही लटकते रहेंगे, जबकि क्रिप्टो के अंदर हमारे समाज की रोजाना जिंदगी में शिफ्ट होने का, एम्बेड होने का बहुत बड़ा स्कोप है। अब थोड़ी देर के लिए मैं रोका के डीआरपीटी की बात नहीं भी करता हूं, अगर प्री पेरेंटल एनएफटी के लेवल पर एक लड़का लड़की को 1 साल की एकोमोडेशन फ्री गिफ्ट करना शुरू कर दे, तो सोच के देखिए कि औरत मर्द के रिश्ते के लिए कितनी बड़ी सेफ्टी है, कितनी बड़ी सेफ्टी। और ये हमारे समाज की ग्रोथ के लिए, लोग जो आज होमलेसनेस के शिकार हो रहे हैं और बुरे हालातों में रह रहे हैं, मतलब मैं दुबई जब जाता हूं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि दुबई के अंदर लोग 500 दिराम में भी रह रहे हैं। 500 दिराम उनको मिलता क्या है? एक फ्लैट जिसमें बंक बेड लगे होते हैं, और उस बंक बेड के अंदर ऊपर का बेड उनका है, 500 दिराम में। और एक कमरे में ऐसे 10 बेड लगे हुए हैं, और वहां पर ऐसे 10 कमरे हैं, 100 बेड लगे हुए हैं। 100 बेड से 50,000 दिराम बंदा कमा रहा है। हमने क्या किया कि रियल एस्टेट को या किसी भी सेक्टर को स्पेकुलेशन के जरिए उसकी कीमत हम अपनी पहुंच से बाहर कर दी। आपको क्या लगता है बिटकॉइन का सही प्राइस क्या होना चाहिए? सोलाना का सही प्राइस क्या होना चाहिए? क्रिप्टो के अंदर ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइस मैनिपुलेशन किया है, जबकि प्राइस मैनिपुलेशन फेयर मार्केट्स, परफेक्ट मार्केट में जरूरत ही नहीं होती। क्रिप्टो परफेक्ट मार्केट नहीं बन पाया, उसका सबसे बड़ा रीजन था यूजर्स का एब्सेंस और इन्वेस्टर्स का डोमिनेंस। इसलिए हमें वो चीज बदलनी पड़ेगी, और उसके लिए टैबू डिस्कोर्स बदलना पड़ेगा। सो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। सो मजा आया आपसे बात करके। मैं ये वीडियो जितनी जल्दी रिकॉर्डिंग मेरे पास आएगी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू सर। ये दूसरी बार देखनी पड़ेगी अपलोड होने के बाद, क्योंकि बहुत सारी दो 3 बार देखना पड़ेगा सर। थैंक यू सर। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। ओके।